बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। दोस्तों, आपने बतौर पाकिस्तानी कभी ना कभी ये जुमला कहा या फिर सुना तो ज़रूर होगा कि ये सियासतदान इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं। हम बेचारे आवाम की एक मासूमाना सी ख्वाहिश ये भी है कि कभी हम भी इन सियासतदानों को जेलों के पीछे देखें। पाकिस्तान में ऐसा दौर आया है, हमने बड़े बड़े सियासतदानों को जेलों के पीछे जाते देखा है, मगर ये सब कुछ झूठ, ढोंग और ड्रामा था। ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं, बल्कि हुकूमत के अपनी ज़ाती सियासी दुश्मनी थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और इसके लिए जो इदारा इस्तेमाल हुआ उसका नाम नैब है, जिस पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता रहा है। ये सियासी इंजीनियरिंग क्या होती है, नैब कैसे इस्तेमाल होता है, नैब क्यों इस्तेमाल होता है, इसके ज़रिए से आपको और मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज की ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आप इन तमाम सवालों के जवाब सबूतों के साथ हासिल कर लेंगे। मेरे साथ रहिए। दोस्तों, नैब को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि नैब वजूद में कब आया। साल 1997 था। नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म थे और उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन से बदला लेने के लिए एक इदारा बनाया जिसका नाम एहतसाब कमीशन रखा गया। इस एहतसाब कमीशन ने हुकूमत के किसी वजीर को कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपोजिशन के लोगों को या फिर नवाज शरीफ की जिससे भी दुश्मनी थी उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला गया और उनके खिलाफ केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ के बाद जब 1999 में नवाज शरीफ को निकाल कर बाहर फेंका गया और परवेज मुशर्रफ बतौर एक मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान के सदर बन गए, उन्होंने एहतसाब कमीशन को नैब का नाम दिया, इसे बाकायदा एक इदारा बना दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने भी लगभग वही किया जो नवाज शरीफ कर रहे थे। उन्होंने भी नैब को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ चुन चुन कर इस्तेमाल किया। नवाज, जरदारी या फिर किसी भी सियासी जमात का कोई भी आदमी जो परवेज मुशर्रफ के इख्तिदार के खिलाफ बोलता या फिर मार्शल लॉ के दौर में कुछ उल्टी सीधी बात करता जो परवेज मुशर्रफ साहब को नागवार गुजरती, अगले ही दिन नैब उनके खिलाफ एक केस बनाकर उन सियासतदानों को तलब कर लेता और उनकी पगड़ियां उछाली जाती। परवेज मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो जरदारी साहब ने भी लगभग यही किया और उसके बाद नवाज शरीफ ने भी कुछ हद तक यही किया। मगर उसके बाद साल 2018 के इंतखाबात हुए और फिर आ गए वजीर आज़म इमरान खान साहब। उन्होंने तो नैब को हद से ज्यादा इस्तेमाल किया है और नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन के लगभग सभी रहनुमाओं को एक दो बार नैब की जेलों के चक्कर या अदालतों के चक्कर जरूर लगवाए हैं। मगर इस सारे अमल के दौरान दोस्तों, किसी भी सियासतदान ने आपका पैसा लूटा हुआ वापस लाने के लिए या फिर आपके टैक्सों के पैसे को हलाल करते हुए नैब के जरिए गिरफ्तारियां नहीं करवाई। ये सिर्फ और सिर्फ जाती दुश्मनी थी। इस वीडियो में मैं ये भी साबित करने जा रहा हूं। नैब को अगर बतौर एक इदारा देखा जाए तो इसका एक चेयरमैन होता है जिसका इंतखाब हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करती है। दिलचस्प बात यह भी है कि नैब फौजियों और जजों का एहतसाब नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में यह तासुर आम है कि अदालतों में और फौज में एहतसाब का अपना निज़ाम है जिसके बारे में आप और मैं कुछ नहीं जानते, मगर उस पर यकीन सभी को रखना पड़ता है। तो आप में से बहुत से लोगों को नैब के हवाले से ये मालूमात भी ज़रूर होंगी कि नैब में नौकरी हो जाए तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, अफसर शाही होगी और हर तरफ आपके चर्चे, आपकी बदमाशी हुआ करेगी और सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। बहुत से आम पाकिस्तानी नैब को इस नज़र से भी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया और ये तासुर आम है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है और ये सियासी मुखालिफिन को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्या नैब को मालूम है कि उसे इस्तेमाल किया जाता है? और अगर मालूम है तो नैब कैसे इस्तेमाल हो जाता है? पहले सवाल का जवाब यह है कि जी हां, नैब को अच्छी तरह मालूम है। यही वजह है कि नैब के चेयरमैन हर वक्त एक ही राग अलापते नजर आते हैं और वो ये है कि हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं, जबकि हमेशा से ही उन्होंने चेहरा देखकर कार्रवाई की है। अगर वो चेहरा देखकर कार्रवाई नहीं करते तो आज कोई हुकूमत का रहनुमा भी जेल में होता, मगर ऐसा हरगिज नहीं हुआ। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों, नैब जैसे अहम इदारे के जानिबदार होने का एक बड़ा सबूत चोर की दाढ़ी में तिनके की सूरत में यूं भी मिलता है कि जब भी आप नैब की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के फोल्डर में जाएं तो उस खाने में आपको एक दिलचस्प चीज मालूम होगी। वहां पर एक सवाल किया गया है, क्या नैब जानिबदार इदारा है? और नैब खुद ही जवाब दे रहा है कि नहीं, नैब जानिबदार नहीं है। नैब की जानिबदारी की एक और बड़ी वाज़ेह हकीकत और सबूत यह भी है कि नैब का कोई तर्जुमान कभी मीडिया पर आकर आपके सवालों के वाज़ेह जवाब देता नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक मौके पर डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को जियो टीवी के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में देखा गया था और वहां पर उनकी जाली डिग्री की वजह से वो प्रोग्राम अधूरा छोड़कर भागने को तैयार हो गए थे। ये तमाम चीजें ये वाज़ेह कर देती हैं कि नैब को मालूम है कि वो एक जानिबदार इदारा है और उसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर फिर भी नैब के दायरे में जुड़े लोग यहां पर काम करने को पसंद करते हैं, क्योंकि ताकत और पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम और बड़े सवाल की, नैब को कैसे और कौन इस्तेमाल करता है।
آپ یہ جان لیجئے کہ نیب جب بھی استعمال ہوگا وہ حکومت کی طرف سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوگا. یہ کبھی بھی کسی کی حقیقی کرپشن کو پکڑنے کے لیے کام نہیں کرے گا. جب اوپر سے حکم آئے گا تو نیب جا کر فلاں وزیر کو گرفتار کر لے گا بنا اس بات کو دیکھے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے بھی یا نہیں. اکثر کیسز ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ جلد بازی میں سیاستدان کو اٹھا تو لیا گیا مگر مقدمہ بعد میں بنایا جاتا ہے. نیب کو استعمال کرنے میں سر فہرست حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ نواز، زرداری، عمران یا کوئی بھی آ جائے. حکومت نیب کو استعمال کرتی نظر آتی. حکومت کے ہاتھوں نیب کا سیاست کے لیے استعمال کا ایک واضح ثبوت عمران خان کا دور ہے، جس موقع پر ہم نے دیکھا کہ حکومت کے لگ بھگ 7 سے 8 وزراء کو نیب نے طلب کیا. نہ تو وہ پیش ہوتے ہیں اور اگر پیش ہو بھی جائیں تو نیب میٹھے میٹھے سوال کر کے انہیں جانے کی اجازت دیتا ہے. آج تک حکومتی کسی وزیر کو نیب کی جانب سے جیل میں نہیں ڈالا گیا ہے، جبکہ اسی دوران عمران خان کے دور حکومت میں ہی اپوزیشن کے لگ بھگ درجنوں وزراء کو نیب کی جانب سے بار بار جیلوں میں ڈالا اور نکالا گیا ہے. بعض مواقع تو ایسے بھی آئے کہ نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے اور وہ ملزم بری ہوئے اور عدالت سے نیب کو جھاڑ بھی کھانا پڑی. اس کے ثبوت بھی آگے چل کر آپ کو دیے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت نیب کو استعمال کیسے کر لیتی ہے؟ چیئرمین نیب اتنے طاقتور آدمی ہیں، وہ استعمال کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ خاتون کے ساتھ اپنے دفتر میں بیٹھ کر فحش گفتگو کر رہے تھے. آپ کے اور میرے پیسے سے بنائے گئے دفتر میں بیٹھ کر چیئرمین نیب صاحب رنگ رلیاں منا رہے تھے اور وہ پکڑے گئے تھے. یہ ویڈیو دراصل ایک پاکستانی ٹی وی چینل نیوز ون پر نشر کی گئی تھی اور اس کے بعد نیوز ون نے اس ویڈیو پر معافی بھی مانگی تھی. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس موقع پر چیئرمین نیب سے حکومت اور ملکی ایجنسیاں کوئی خاص مقصد کے لیے کچھ خاص وزراء کو ایک خاص وقت کے لیے جیل میں ڈلوانا چاہتے تھے. چیئرمین نیب نے ذرا سا اڑنے کی کوشش کی اور کچھ مطالبات سامنے رکھ دیے. ایسا نہ ہونے پر حکومت کی جانب سے چیئرمین نیب کی یہ ویڈیو جان بوجھ کر لیک کر دی گئی. اس معاملے پر تحقیقات کے دعوے تو بہت ہوئے مگر آج تک یہ معاملہ عدالتی فائلوں میں دبا ہوا ہے اور ان فائلوں پر اب دھول جم چکی ہے جو کہ آپ کا اور میرا منہ چڑھا رہی ہے. اور دوستو، پاکستان کا تشخص پوری دنیا میں اس موقع پر خاک میں مل گیا جب ایک نیب کے سٹنگ جج ارشد ملک نے انتہائی تہلکہ خیز بیان دے دیا تھا. دراصل انہوں نے بیان دیا نہیں تھا، ان سے ایک نجی محفل میں کی گئی گفتگو نون لیگ کی جانب سے ویڈیو کی صورت میں لیک کر دی گئی تھی، جس میں جج ارشد ملک، جنہوں نے نواز شریف کے خلاف 7 سال قید کی سزا کا فیصلہ سنایا تھا، وہ ایک گفتگو میں ایک نجی محفل میں اپنے دوست کے سامنے بیٹھ کر یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ملکی ایجنسیاں نیب پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ملکی خفیہ ایجنسی نے انہیں اکیلے ایک کمرے میں بلا کر انہی کی ایک ماضی کی فحش ویڈیو دکھائی اور پھر بتایا کہ اگر آپ ہمارا کام نہیں کرتے تو پھر یہ ویڈیو سامنے آ سکتی ہے. اسی بیس پر جج ارشد ملک بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ نواز شریف کے خلاف اور ان کی سزا میں کچھ زیادہ اضافہ کر دیا تھا. جج ارشد ملک نے بعد میں ان ساری چیزوں سے انکار تو کیا تاکہ وہ اپنی نوکری بچا سکیں، مگر جج ارشد ملک اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ جج کے عہدے سے برطرف کر دیے گئے تھے. آج بھی اس معاملے پر مزید تحقیقات رکی ہوئی ہیں اور جج ارشد ملک اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. وہ کورونا وائرس کے باعث دنیا سے چلے گئے. یوں نیب پر ایجنسیوں کے اثر انداز ہونے کا ایک بڑا ثبوت مٹ گیا ہے. دوستو، حکومت کا نیب پر اثر انداز ہونے کا ایک بڑا ثبوت وزراء کی پیش گوئیاں ہیں. آج ایک وزیر پریس کانفرنس میں کسی دوسرے مخالف وزیر کا نام لے کر کہتا ہے کہ یہ گرفتار ہونے والا ہے. اگلے ہی روز نیب اس وزیر کو اٹھا لیتی ہے. اس سلسلے میں چاہے حکومتی رہنما شیخ رشید ہوں، فیاض الحسن چوہان ہوں، فواد چودھری یا پھر کوئی بھی وزیر ہو، شہزاد اکبر ہو، ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ اب فلاں وزیر کا بھی صفایا ہونے والا ہے اور 1-2 دن کے اندر نیب اس وزیر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وزراء کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا وزیر جیل میں جانے والا ہے. دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب اتنا نااہل کیوں ہے؟ یا پھر نیب استعمال تو ہو جاتا ہے مگر نیب میں قابلیت ہے بھی یا نہیں؟ ہرگز نہیں. نیب کے پاس بطور ادارہ 3000 کا عملہ ہے جو آپ کے اور میرے ٹیکسز پر چلتا ہے. نیب کے 7 بڑے ہیڈ کوارٹرز ہیں جو کہ 7 مختلف شہروں میں موجود ہیں اور ان اخراجات پر سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ نیب کی جانب سے آپ کے موبائل فون پر موصول ہونے والا وہ SMS جس میں نیب آپ جیسے سادے لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے کہ کرپشن سے باز رہیں، اس کے خرچے سے لے کر ججز پر آنے والے خرچے، عدالتوں کے قیام اور ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے تفتیشی افسران کی یہاں سے وہاں سے یہاں دوڑیں، ان سب پر ہونے والا خرچ آپ اور میں دیتے ہیں. مگر اس کا استعمال آپ کو اور مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ حکومت میں بیٹھے وزیر کا ذاتی غصہ نکالنے کے لیے یا پھر اپنے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
बतौर इदारा नैब के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। नैब में इंतहाई नाअहल अमला मौजूद है। यही वजह है कि नैब के तफ्तीशकार कभी भी आला अदालतों के सामने अच्छे और वाज़ेह ठोस सबूत किसी मामले पर नहीं रख सके हैं। नैब का आमतौर पर एक मशहूर ज़माना इल्ज़ाम आमदन से ज़ायद असासे होता है, यानी कि किसी भी शख्स के पास उसकी आमदन से ज़्यादा असासे हैं और सवाल किया जाता है कि ये असासे कहां से हासिल किए गए। नैब की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाकर लगभग दर्जनों सियासतदानों को, जिनका ताल्लुक आमतौर पर अपोजिशन से ही होता है, उन्हें जेलों में डाला गया। मगर आज तक नैब सिर्फ एक केस में यह सबूत पेश कर पाया है कि किसी इंसान के आमदन से जायद असासे थे और वो साबित नहीं कर सका, और वो शख्स इस इदारे को बनाने वाला नवाज शरीफ ही था। दोस्तों, पाकिस्तान में नैब एक ऐसा इदारा बन चुका है जो महज इल्जाम लगाता है मगर सबूत पेश नहीं कर पाता। इसकी एक वाज़ेह मिसाल इस सूरत में सामने आई जब एक साबिक ISI एहलकार और CDA के एक ओहदेदार असद मुनीर की जानिब से खुदकुशी का वाक़या सामने आया। ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर होने वाले असद मुनीर ने अचानक से खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट में यह बात वाज़ेह तौर पर लिख दी थी कि नैब ने उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की, जिसको अब लगभग 6 साल बीत चुके हैं और 6 सालों में नैब उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मगर नैब ने आज तक उनके खिलाफ ये इंक्वायरी बंद नहीं की है। यही वजह है कि वो शर्मिंदा हैं और वो आए रोज जब टीवी पर मुख्तलिफ सियासतदानों को गिरफ्तार होता देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि किसी दिन ब्रिगेडियर असद मुनीर को भी हथकड़ी लगाकर मीडिया की चकाचौंध में जेल ले जाया जाएगा। ब्रिगेडियर असद मुनीर ने अपने आखिरी खत में यह भी लिखा था कि उनकी मौत का जिम्मेदार ये इदारा नैब है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद ही सही, मेरे खून के जरिए ही सही, कम से कम नैब से ये पूछा तो जाए कि वो महज इल्जाम लगाकर उसे साबित किए बगैर कैसे छोड़ देते हैं। असद मुनीर ने मीडिया पर होने वाली तौहीन से बचने के लिए जान दे दी थी। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने दौर का पहला अज़खुद नोटिस लिया था और वो अज़खुद नोटिस असद मुनीर खुदकुशी केस पर ही था। मगर आज तक इस केस पर कोई फैसला सामने नहीं आया, जबकि चेयरमैन नैब ने जाती तौर पर कहा था कि वो इस मामले की निगरानी बजाते खुद बतौर चेयरमैन नैब करने जा रहे हैं। लेकिन असद मुनीर की जान चली गई। आज तक नैब उन पर लगाए गए इल्जामात का सबूत नहीं दे सका। दोस्तों, नैब के पास आखिर सबूत आते क्यों नहीं हैं? ये इल्जाम लगाकर पीछे क्यों हो जाता है? ये भी एक अहम सवाल है। दरअसल होता कुछ यूं है कि हुकूमत में बैठा एक वजीर या फिर मुल्क का वजीर आजम गुस्से में किसी भी सियासतदान की तकरीर सुनकर या किसी भी सियासतदान के खिलाफ जब उसको नफरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो नैब को हुक्म देता है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। नैब पूछता है कि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं किस केस में गिरफ्तार करूं? मगर चूंकि हुक्म होता है कि गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। नैब सबूत तलाश करने में नाकाम रहता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि नैब में भर्ती होने वाले अफराद इंतहाई नाअहल होते हैं। अगर आपने BA पास कर रखा है और आप स्टेनोटाइपिस्ट हैं और आप गुजारे की टाइपिंग जानते हैं तो आप नैब में असिस्टेंट डायरेक्टर जरा सी पर्ची के जरिए भर्ती हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, आपको तफ्तीशकार का काम करना है, आपको बड़े बड़े माली मामलात के बारे में इल्म होना चाहिए। नैब के ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरअसल इंतहाई जाहिल, नाअहल और कम अकल साबित हुए हैं। यही वजह है कि बार बार बड़ी अदालतों में जजेस के सामने पेश होकर ये लोग इस बात का एतराफ करते नजर आते हैं कि हमें कोई सबूत नहीं मिला और हम मुल्जिम के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहे। मुतादिद बार जजेस साहिबान ने इन अफसरान की सरजनिश भी की है। यही वजह है कि नैब मुकम्मल तौर पर सबूत हासिल नहीं कर पाता। एक मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी हुक्म दिया है कि नैब की अदालतों की तादाद बढ़ाना होगी। नैब के लिए मजीद 120 एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म भी दिया गया, जो कि आज तक जब यह वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक वो अदालतें कायम नहीं हो सकी हैं। और दोस्तों, नैब के काम ना करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये एक सरकारी इदारा है। पाकिस्तान के सरकारी इदारों में नौकरी हासिल करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक बार पक्की नौकरी मिल जाए, फिर सिर्फ खाएंगे, पेट बढ़ाएंगे और करप्शन का पैसा या फिर जहां से भी पैसा हाथ लगेगा वो जमा करते जाएंगे। नैब में भी लगभग वही कल्चर नजर आता है और नैब काम नहीं करता। नैब सबूत ढूंढने में इस हद तक नाकाम रहता है कि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक को, जो कि साबिक वजीर रेलवे थे, उन्हें एक केस में नैब ने हिरासत में लिया और सैकड़ों दिनों तक उन्हें हिरासत में ही रखा गया। मगर नैब के पास बिलाखिर कोई सबूत नहीं थे और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस साहिबान के सामने पहुंचा तो उस मौके पर चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि नैब लोगों की पगड़ियां उछालता है। और ख्वाजा साद रफीक की नैब के खिलाफ अपील पर आने वाले फैसले में बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया है कि नैब का किरदार सियासी और जानिबदार है। यह बात मैं नहीं कह रहा दोस्तों, यह बात पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि नैब जैसे इस बेलगाम कठपुतली इदारे को पूछने वाला क्या कोई नहीं?
ऐसे 3 अहम अवामिल हैं जो नैब से सवाल कर सकते हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो तो पहले ही कह चुकी है कि नैब एक जानिबदार और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। नंबर 2, पाकिस्तान का मीडिया की अपनी 100 मजबूरियां होती हैं। हुकूमती दबाव भी मीडिया पर है, और जिस तरह से नैब को हुकूमत या एजेंसियां ब्लैकमेल कर लेती हैं, ठीक उसी तरह से मीडिया को भी हुकूमत और एजेंसियां ब्लैकमेल करके मनपसंद खबरें जब चाहें जैसे चाहें चलवा लेती हैं। और इसके अलावा मीडिया को तो नैब के जरिए अच्छा मंजर मिल रहा था, स्क्रीन पर दिखाने के लिए हर वक्त आते जाते सियासतदान कभी हथकड़ी लगे, कभी जेल की सलाखों के पीछे, और कभी वहां पर भागते कारकुनान फूलों की पत्तियां निछावर करते। मीडिया को तो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन करने का मौका और उनके एवज भारी भरकम मुआवजों पर मिलने वाली ट्रांसमिशन एड्स मिल रहे थे, तो मीडिया इस मामले को भला कैसे रोकता। और दोस्तों, तीसरी अहम एंटिटी जो नैब से सवाल कर सकती है वो आप और मैं हैं। हमारे टैक्स पर यह इदारा आखिर कर क्या रहा है? हमारा फर्ज बनता है कि हम इनसे सवाल पूछें, मगर अवाम इनसे सवाल कैसे पूछेंगे? अवाम को तो बुनियादी चीजें पूरी करने से ही फुर्सत नहीं है। एक गरीब आदमी अपनी मुनासिब रोटी, कपड़ा और बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करते जिंदगी गुजार देता है, उसे क्या जरूरत कि वो नैब के पीछे दौड़ता फिरे। और दोस्तों, इसके अलावा अवाम भोले और मासूम भी बहुत। अवाम को तो सियासतदान जेल में कैद होता बहुत खूबसूरत लगता है। अवाम को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आज फलां सियासतदान गिरफ्तार, आज फलां सियासतदान गिरफ्तार। दरअसल अवाम ये बात जानते नहीं है कि इनको गिरफ्तार करने का मकसद आपकी या मेरी लूटी हुई दौलत निकालना नहीं है। और दोस्तों, इस सिलसिले में तीसरा और सबसे अहम किरदार आपका और मेरा, यानी बतौर अवाम हम सबका है। अवाम नैब को रोक सकता है, मगर अवाम में से कौन उठे? अवाम तो बेचारे अपने रोटी, कपड़ा और बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करने से फुर्सत ही नहीं रखते कि वो नैब के पीछे दौड़ते फिरें। और दोस्तों, इत्तफाक ये भी है कि अवाम बहुत भोले और मासूम भी हैं। उसी मासूमियत से पर्दा उठाने के लिए और आपको हकायक बताने के लिए मैं आपकी खिदमत में ऐसी वीडियोस भी लाता हूं। दोस्तों, अवाम को तो सियासतदान गिरफ्तार होते बड़े प्यारे लगते हैं। उनके दिल को थोड़ी सी ठंड पहुंच जाती है कि चलो आज ये गिरफ्तार हुआ, या आज ये जेलों के चक्कर काट रहा है, या फिर आज ये नैब की पेशियां भुगत रहा है। अवाम को ये सब होता बहुत अच्छा लगता है। अवाम को लगता है कि हुकूमत काम कर रही है। दरअसल हुकूमत आपके लिए इनको गिरफ्तार नहीं करवाती। हुकूमत अपने सियासी दुश्मनियां, अपना गुस्सा और अपनी सियासत को बेहतर करने के लिए, अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए इन सियासतदानों को जेल में डालती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हुए वीडियो के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, दौर चाहे किसी भी हुक्मरान का हो, नवाज, जरदारी, इमरान या आने वाला कोई भी सियासतदान, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप पर वकार ज़का ही मुसल्लत क्यों ना कर दिया जाए। दौर किसी भी सियासतदान का हो, जब नैब किसी शख्स को गिरफ्तार करता नजर आएगा तो याद रखिए कि वो आपके लिए या मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने सियासी मफादात के लिए किसी सियासतदान को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। लिहाजा उस पर ढोल पीटना या खुश होना शुरू ना कर दिया करें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी मौके पर बददियानती का मुजाहरा किया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसकी तस्हीह कर पाऊं। मगर दोस्तों, मैं यहां पर यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मेरी बनाई गई किसी भी वीडियो का मकसद अपने पसंदीदा या नापसंदीदा सियासतदानों से मुताल्लिक गुफ्तगू करना नहीं होता। मेरा मकसद आपके सामने हक़ाइक़ लाकर रखना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यह वीडियो बनाकर मैं किसी के खिलाफ या किसी के हक में कोई पैगाम देना चाहता हूं। मेरा मकसद यह है कि आप जब बेवकूफ़ बन रहे होते हैं इन नाअहल हुक्मरानों के हाथों, तो बतौर सहाफ़ी मेरा ये काम बनता है कि आपके सामने लाकर हक़ाइक़ रखे जाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।